नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई, चुनाव चिन्ह पर दोनों खेमों का दावा। चुनाव आयोग से मिलकर मुलायम ने जताया दावा। मुलायम सिंह हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, शिवपाल का बयान, अखिलेश खेमे के सभी फैसले अवैध बताए। जाति, धर्म, भाषा, वर्ग के नाम पर वोट मांगना गैरकानूनी माना जाएगा भ्रष्ट आचरण। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का बड़ा फैसला। लोढ़ा कमेटी की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के की बीसीसीआई से छुट्टी, अवमानना नोटिस जारी। एक हफ्ते में डीआरडीओ की दूसरी बड़ी कामयाबी, अग्नि 5 के बाद अब अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण। 4000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। और आइए देखते हैं पहली खबर। समाजवादी पार्टी का विवाद अब चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंच चुका है। पार्टी के दोनों धड़ों ने साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा जताते हुए आयोग का दरवाजा खटखटाया। तो वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव दिन भर समर्थक विधायकों और नेताओं से मिलते रहे। समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। उनके साथ शिवपाल यादव और अमर सिंह भी थे। मुलायम सिंह यादव का कहना है कि साइकिल चुनाव चिन्ह उनका ही हक है और दूसरे खेमे के सभी फैसले अवैध हैं। साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान मचा है, जो जिस तरह से आपने इसको असंवैधानिक किया है, क्या कहना है? चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर पर। नेताजी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे और हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ हैं। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने गुरुवार को होने वाली आपात बैठक स्थगित कर दी है। इसकी घोषणा शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए की। वहीं अखिलेश खेमे के नेता मंगलवार को आयोग से मिलकर साइकिल चिन्ह पर दावा जताएंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव दिन भर नेताओं से मुलाकात करते रहे और आगे की रणनीति बनाते रहे। सिंबल कोई बड़ी चीज नहीं है, हम लोग का पास तो सब कुछ है, सब विधायक है, सांसद है, पार्टी का जो कार्यकर्ता सब है। एक साथ में हम लोग बैठ के तो कल अखिलेश जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया चुनाव के लिए। नेताजी हम लोग का सबका नेता है, राष्ट्रीय नेता है। रविवार को पार्टी के सत्ता संघर्ष में नया मोड़ आया। राम गोपाल यादव की ओर से बुलाए गए राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से शिवपाल यादव को हटाने और अमर सिंह को पार्टी से निष्कासित करने का भी फैसला किया गया था। वहीं मुलायम सिंह को पार्टी का संरक्षक बनाया गया था, लेकिन मुलायम सिंह ने इन फैसलों को पार्टी संविधान के खिलाफ बताया और राम गोपाल यादव, किरणमय नंदा और नरेश अग्रवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। दो धड़ों में बढ़ चुकी समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई अब चरम सीमा पर है। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी पर अपना दावा ठोका और इसके लिए वो चुनाव आयोग पहुंचे। अखिलेश के समर्थन वाला धड़ा भी अब चुनाव आयोग पहुंचने की तैयारी में है। जाहिर है नुकसान दोनों पक्षों को होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि चुनाव का सिंबल इस लड़ाई में सीज हो सकता है। दिल्ली में कैमरामैन दिलीप मेहते के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और लखनऊ से हमारे साथ कृति मिश्रा जुड़ रही हैं, जो कि नजर रखे हुए वहां पर। कृति, जिस तरीके से अब लड़ाई साफ है कि असली अध्यक्ष कौन होगा इस पार्टी का और किसका इस पर कब्जा होगा चुनाव चिन्ह को लेकर, हालांकि मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा है, लेकिन विधायकों और एमएलसी के अगर बीच देखें तो किस तरीके से लामबंदी हो रही है और क्या वो जो संख्या सामने आ रही थी जब अखिलेश समर्थकों की बैठक हुई थी करीब 200 के आसपास, वो आंकड़ा वहीं पर है या फिर कुछ कम होता दिखता है? जी कविंद्र, देखिए आज सुबह से ही लखनऊ में सियासी पारा चढ़ा रहा। सुबह 11 बजे से ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एमएलएस की मीटिंग बुलाई, एमएलसीज की मीटिंग बुलाई। बताया ये जा रहा है कि बड़ी संख्या में एमएलएज आए और वो मीटिंग अटेंड की।
इसके साथ ही कुछ बड़े फैसले अभी हमको शाम या रात तक देखने को मिल सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिन लोगों को पार्टी से बर्खास्त किया गया था, उनकी वापस पार्टी में बहाली हो सकती है। तो मिसाल के तौर पर आनंद भदौरिया, संजय लाठर, उदयवीर सिंह, अरविंद यादव, इन सब की बहाली पार्टी में वापस हो सकती है। कहते ये भी हैं कि शक्ति प्रदर्शन में अखिलेश अब मुलायम सिंह यादव से आगे निकल गए हैं, क्योंकि ज्यादातर एमएलएज और एमएलसीज ने सुबह ये मीटिंग अटेंड की थी। जी कविंद्र। और कृति, जो दूसरी बड़ी बात मैं समझना चाहूंगा लखनऊ में कि चुनाव की तैयारियों को लेकर अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिया है कि अपने इलाकों में जाएं, लेकिन सिंबल को लेकर जो लड़ाई चल रही है और बहुत साफ है कि सिंबल फ्रीज होना तय दिख रहा है। ऐसे में क्या सुबुगाहट दिख रही है? गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं कि कुछ दलों के साथ अखिलेश जो लगातार कह रहे थे कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर, वहां पर भी कुछ आगे बात बढ़ेगी? देखिए, अभी अखिलेश खेमो को पूरी ये उम्मीद है कि जो चुनावी सिंबल है वो उनको ही मिलेगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कल सुबह राम गोपाल यादव इलेक्शन कमीशन से टाइम मांग सकते हैं और चुनाव चिन्ह पर अपना जो क्लेम है वो ठोक सकते हैं। साथ ही जो अखिलेश खेमे के लोग हैं वो पूरी तरह से अभी चार्ज हैं। उनका कहना है कि अखिलेश की सत्ता में दोबारा वापसी पूरी तरह से तय है और वो पूरी तरह से तैयारी भी करने लग गए हैं। लेकिन अब ये देखना बाकी रह जाएगा कि किस तरह से अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती रही और पार्टी दो धड़ों में बढ़ जाती है तो जो वोट शेयर है पार्टी का वो किस तरह से डिवाइड होगा। जी कविंद्र। कृति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लखनऊ से इस जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी में लगातार घमासान चल रहा है और दोनों ही धड़े अपने को ये साबित करने में जुटे हैं कि वो असली समाजवादी पार्टी है और चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई अब तेज हो गई है। आज मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे और वहां पर उन्होंने मुलाकात की और दावेदारी पेश करी। और इस तरह की खबरें हैं कि कल राम गोपाल यादव दूसरे खेमे के साथियों के साथ मुख्य चुनाव से मुलाकात कर सकते हैं। एसवाई कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कुरैशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा विवाद है, पहली जो लड़ाई इस वक्त दिख रही है वो चुनाव चिन्ह को लेकर है, सिंबल को लेकर है। क्या कुछ नियम कहते हैं चुनाव आयोग के इस तरह की विवादों को लेकर? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग के नियम है। एक इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर है 1968 का, उसका सेक्शन 15 इसी बारे में है कि अगर कोई पार्टी में स्प्लिट हो जाती है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं तो क्या करना होगा। तो उसके लिए प्रोसीजर यही कि एक पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास पहले पहुंचेगी और अपना क्लेम कहेगी कि हम ही वो पार्टी हैं। तो एक क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी इलेक्शन कमीशन दूसरी पार्टी को नोटिस देगा कि भाई हमारे पास ये ऐसा क्लेम आया है, आप लोग क्या कहना चाहते हो। वो लोग अपना जवाब देंगे, दोनों से सबूत मांगा जाएगा और सबूत के साथ ये अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी रिकॉर्ड है वो सब पेश करेंगे। किसके पास कितनी सपोर्ट है, कितने एमएलए कितने एमएलसी हैं, दोनों के पास उसका हिसाब दिया जाएगा। और उसके बाद इनकी अदालती, उसमें इलेक्शन कमीशन एक अदालत की तरह बैठेगा और उसमें इनकी सुनवाई करेगा और उसके बाद ये फैसला करेगा कि कौन सी पार्टी रियल समाजवादी पार्टी कहलाने के मुस्तहक है। जी, मैं एक पहला पॉइंट सर, जो एक संदेह है मैं उस पर चाहूँगा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपसे। संसदीय दल, विधायक दल, ये दोनों कितना मैटर करते हैं अगर किसी शख्स के साथ हैं कि वो असली है, यानी कि वही हकदार है पार्टी का और सिंबल का? देखिए, पार्लियामेंट्री दल वगैरह का तो इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक नहीं, लेकिन इस हद तक है कि कितने एमएलए और कितने एमएलसी उनकी सपोर्ट में है। क्योंकि जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसमें तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक टेस्ट होता है कि किसके पास मेजॉरिटी है। उस बेसिस पे तो फैसला होगा कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। मेजॉरिटी एमएलए जिसको सपोर्ट करेंगे वो चीफ मिनिस्टर होगा। इलेक्शन कमीशन के पास तो एमएलए की और एमएलसीज की सपोर्ट की लिस्ट आएगी, उनके दस्तखत आएंगे। अक्सर देखा गया है कि जब इनके दस्तखत आते हैं कि भाई देखो हमारे साथ ये लोग हैं, उनके ये सिग्नेचर्स हैं जी। दूसरी पार्टी कहती है कि इनके सिग्नेचर में तो बहुत सारे बोगस सिग्नेचर्स हैं, इन्होंने जबरदस्ती लिस्ट बढ़ा दी। दोनों एक दूसरे पे ये इल्जाम लगाते हैं। उस वक्त इलेक्शन कमीशन फिर देखती है, इनका एफिडेविट लेती है, इन सबसे जाँच करती है कि वाकई सिग्नेचर जेन्युइन है कि नहीं, और उसी के बाद ये फैसला कर पाती है कि मेजॉरिटी किसके पास है और उस मेजॉरिटी के बेसिस पे फिर उस डिक्लेयर करती है कि कौन सी पार्टी को रियल पार्टी माना जाए।
और जिस तरीके के हालात इस केस को लेकर हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी में जो विवाद है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है कुरैशी साहब, और ऐसे में ये जो मसला है ये अगर लंबा खिंचता है तो फिर चुनाव के दरमियान, यानी कि चुनाव में ये सिंबल क्या वाकई सीज होगा? दोनों ही धड़े अलग अलग सिंबल के साथ मैदान में उतर सकते हैं? किस तरीके के ऑप्शंस होते हैं? जी, इसमें ये होगा क्योंकि ये प्रोसेस चूँकि मैंने बताया लंबा है, क्वाज़ी जुडिशियल है, इसमें तो पूरी एविडेंस ली जाएगी, हियरिंग होगी, तो इसमें तो टाइम लगता है, 4-5 महीने लगना मामूली बात है। लेकिन चूँकि इलेक्शन बिल्कुल अब सर पे सवार हैं, कभी भी हो सकते हैं, इसलिए सिंबल पे लड़ाई होगी कि सिंबल किसको रहनी चाहिए, उसका फैसला, अब फाइनल फैसला तो इलेक्शन कमीशन आराम से करेगी 4-5 महीने में। लेकिन इमीडिएटली क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिंबल है उसको फ्रीज कर दिया जाता है और दोनों फैक्शन को कहा जाता है कि आप अपने लिए कोई नई सिंबल चुन लीजिए, हम आपको दे देते हैं एडहॉक तरीके पे, टेम्परेरी तौर पे आपको सिंबल दे देंगे। उन दोनों फैक्शन का एक टेम्परेरी नाम भी एक्सेप्ट किया जाएगा, जैसे फैक्शन ए, फैक्शन बी, समाजवादी पार्टी ए एन, समाजवादी पार्टी बी, और वॉट एवर जिस नाम से वो करना चाहेंगे, ताकि इलेक्शन पे उसका प्रभाव न पड़े, फौरी तौर पे इलेक्शन लड़ा जा सके। और बस ये होगा प्रोसेस। तो इस केस में सर, यानी कि यही एक जो फिलहाल एक पक्का रास्ता दिखता है कि इलेक्शन सिंबल जो साइकिल है वो फ्रीज होनी तय है, जिस तरीके से विवाद है, और दूसरे नए सिंबल्स के साथ ही जो भी पार्टी में अलग अलग धड़े हैं वो मैदान में आएंगे। जी हाँ, क्योंकि अगर ये दोनों कंटेस्ट करते हैं कि यही पार्टी है, दोनों अपने को कहेंगे हम रियल पार्टी हैं, तो फिर तो ये सिंबल फ्रीज करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा और टेम्परेरी सिंबल दी जाएंगी, क्योंकि ऐसे इस किस्म के केसेस पहले भी होते रहे हैं और ये इसी प्रकार का हमेशा फैसला होता है। और सर, जो पार्टी जब बनाई जाती है और जब रजिस्ट्रेशन होता है चुनाव आयोग में, तो एक पार्टी अपना संविधान बनाकर उसे सबमिट करती है, वो भी खासा अहम होता है। अगर प्रोसेस है इस तरीके से टूट रहे हैं धड़े, दोनों दावेदारी करें या फिर दोनों समर्थकों के जरिए अलग अलग अधिवेशन कर रहे हों। जी हाँ, देखिए पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी सारी उनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये तो देखी जाएंगे ही, लेकिन जो मेजॉरिटी का प्रिंसिपल है सबसे ज़्यादा पावरफुल वही प्रिंसिपल है, क्योंकि ये सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब 1969 में स्प्लिट हुई थी, जी जी, तो सुप्रीम कोर्ट तक गया था और उन्होंने 1972 में उस पर फैसला किया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जो इलेक्शन कमीशन ने मेजॉरिटी प्रिंसिपल अप्लाई किया था उसको पूरी तरह अपहोल्ड किया, सपोर्ट किया कि यही तरीका है, क्योंकि अदरवाइज थ्योरेटिकली आप समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रेसिडेंट को पावर है और उसके सारे लोग टूट के दूसरी तरफ चले जाएं तो वो अकेला वहाँ बैठा हुआ क्या करेगा। तो इसलिए मेजॉरिटी का प्रिंसिपल तो मैं समझता हूँ प्रीडोमिनेंट है, और बाकी के जो सबूत हैं ऑफकोर्स वो तो पेश किए जाएंगे, उसकी सुनवाई भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सवाई कुरैशी साहब, आपने बहुत ही अहम मसले पर चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं ऐसे मसलों को लेकर, ऐसे विवादों को लेकर, उस पर राय रखी और साफ कर दिया कि असल में इस समाजवादी पार्टी के विवाद में साइकिल सिंबल पर आगे क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। माटी आमर मारे तसोया मरमा, माटी आमर मारे तसोया मरमा, आमे सब रोए तो जमा माटी आमर मा। प्रजा आदिवासियों के गीत संगीत की अगर बात करें तो उनके संगीत में मृदंग और एकतारा बेहद अहम होता है। आमे सब रोए तो जमा माटी आमर मा। प्रजा आदिवासी आबादी की आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो ये पूरी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती। ये छोटी मोटी खेती करते हैं या जंगल से कुछ उत्पाद जुटाते हैं। धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज 4-3 के बहुमत के साथ ये फैसला दिया। राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग और भाषा के आधार पर वोट मांगने को अवैध ठहराया है। 7 जजों की संविधान पीठ ने चुनाव को धर्मनिरपेक्ष पद्धति बताया है।
कोर्ट के इस फैसले से चुनाव को धर्म से अलग कर दिया गया है। अब चुनाव में किसी तरह से धर्म का उपयोग गैर कानूनी हो गया है। कि हम लोगों का दायित्व है कि हर हिसाब से चुनाव प्रक्रिया साफ सुथरी हो, उसमें चुनाव लड़ने वालों को ऐसा कोई मौका ना दिया जाए कि वो धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे या भाषा के नाम पे वोटर्स को बरगलाएं। बहुमत से सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) की व्याख्या की है। कोर्ट ने माना है कि इसमें दिए गए शब्द उसका का व्यापक अर्थ है। इसके तहत उम्मीदवार, उसके एजेंट, मतदाता और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों का धर्म भी शामिल है। अब और इलेक्शन साफ सुथरा हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने इसको वायलेट किया तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ये एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी और करप्ट प्रैक्टिस के बेसिस पे तो जो इलेक्शन होता है वो रद्द हो सकता है। राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। Constitution mandates that nobody should appeal to voters on these narrow considerations which are divisive, and people should seek vote on secular issues such as development, such as other issues affecting the country. Why should religion, caste, region or every other parochial instinct be invoked in order to garner votes in a democracy? वोट तो सबके पास एक है और सरकार बनती है देश को आगे ले जाने के लिए, तो जो पॉलिसी और नीति है वो तो सबके लिए बनना चाहिए। This is really has to be curbed, and for that matter the Supreme Court judgment will have greater impact on the polity of the nation. ये मामला मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के निर्वाचन से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि पटवा ने हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगा। पटवा ने हाई कोर्ट में खुद के जैन होने की दलील दी थी और कहा था कि हिंदू उनका धर्म नहीं है। कोर्ट का फैसला पटवा के पक्ष में आया था। इसके बाद सोमवार को संविधान पीठ ने इस फैसले की नए सिरे से व्याख्या की। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में चुनाव अधिक साफ सुथरे होंगे और उन चुनावों में तमाम राजनेता जनता से जुड़े मुद्दे और उनके सरोकार को जनता तक उठाने की कोशिश करेंगे, जिससे बेहतर जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभाओं तक पहुंच पाएंगे। दिल्ली से कैमरामैन जितेंद्र के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से विकास के लिए वोट करने को कहा है। लखनऊ में बीजेपी परिवर्तन रैली में उन्होंने बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वो कालाधन और करप्शन के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। लखनऊ में बीजेपी की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जात पात से उठकर विकास के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार राज्य का विकास करने में नाकाम रही। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया, भाइयों बहनों, अकेले दिल्ली सरकार के पैसों का अगर सही उपयोग हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी, जो कभी एक राय नहीं रखते, उनके खिलाफ एक साथ आ गए हैं, लेकिन दोनों को उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं है। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है। दूसरा दल ऐसा है वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो काला धन और भ्रष्टाचार खत्म करने में लगे हैं। उन्होंने मतदाताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों से बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। रैली को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र और उमा भारती ने भी संबोधित किया। सूबे में बीजेपी को एकमात्र विकल्प बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रैली में उमड़े जनसैलाब से ये तय हो गया है कि यूपी किस दिशा की ओर बढ़ेगा। अब देखना है कि क्या ये जनसैलाब वोटों में तब्दील हो सकता है। ये तस्वीर अब कुछ महीनों में साफ हो जाएगी।
लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर नए सिरे से दबाव बनाएगी और इसके लिए जल्द ही हर राज्य में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होंगे। नए साल में भी कांग्रेस नोटबंदी पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश में लगी है। सोमवार को पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवालों का जवाब मांगा कि भाई 30 दिसंबर तक कितना पैसा बैंकों में जमा हो गया है। दूसरा सवाल, उसमें से कितना धन काला है, कितना नीला है, कितना पीला है और कितना सफेद है। मुख्य विपक्षी दल जल्द ही सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरेगा। इसके लिए हर राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक थाली पीट आंदोलन कर रहे हैं सोते हुए सरकार को जगाने के लिए, और 11 जनवरी को हम दिल्ली में एक नेशनल कन्वेंशन कर रहे हैं, जिसमें देश की अलग अलग जगह से सीनियर फंक्शनरीज आएंगे और मोदी जी के अगेंस्ट जो ये भ्रष्टाचार की जितने भी सारे एलिगेशंस हैं उस बारे पे चर्चा होगी। कांग्रेस ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नए साल पर छुट्टियां मनाने का बचाव किया है। पार्टी का कहना है कि ये फैसला सामान्य और स्वाभाविक है। प्रणब गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। साथ ही अजय शिर्के को भी सचिव पद से हटाया है। अनुराग ठाकुर के खिलाफ अवमानना नोटिस भी जारी किया गया है। बोर्ड का कामकाज नए प्रशासकों की एक समिति देखेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 19 जनवरी को होगी। लोढ़ा समिति की सिफारिशों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। कोर्ट ने बोर्ड के सचिव अजय शिर्के को भी पद से हटा दिया है। कोर्ट के आदेश में रुकावट पैदा करने को लेकर शीर्ष अदालत ने अनुराग ठाकुर को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। ये एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक खेल संस्था की स्वायत्तता की लड़ाई थी। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लगता है कि बीसीसीआई रिटायर्ड न्यायाधीशों की निगरानी में बेहतर कर सकता है, तो मैं अपनी शुभकामनाएं उनको देता हूं। अनुराग ठाकुर और शिर्के को हटाने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, ये अपने आप में सिग्नल है टू डाउन द लाइन। आज उस रिकमेंडेशन से हर चीज में इतना ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा और हर को चांस मिलेगा, कोई इस पर परमानेंट कब्जा करके नहीं रहेगा। कोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के कामकाज को प्रशासकों की एक समिति देखेगी। वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम और फाली एस नारीमन अगले 2 हफ्ते में प्रशासकों के नामों का सुझाव देंगे। नए प्रशासक की नियुक्ति होने तक बोर्ड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव का काम देखेंगे। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 18 जुलाई 2016 को पास हुआ और हमारी रिपोर्ट जो है वो अब क्रियान्वित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के पदाधिकारियों और राज्य क्रिकेट एसोसिएशन को हलफनामा देने को कहा है कि वो लोढ़ा समिति की सिफारिशों को मानने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। First read full the report and then our lawyer will give us our advice what to do in our state cricket association, and whatever Supreme Court has that is the final and we all have to abide that. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के अधिकारी बीसीसीआई में नहीं होने चाहिए। साथ ही कोई मंत्री और सरकारी अधिकारी भी बोर्ड या उससे जुड़े संघ में कोई पद नहीं ले सकते। रविंद्र शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अग्नि 5 के परीक्षण के 1 हफ्ते के भीतर भारत ने अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल परमाणु क्षमता से संपन्न है। भारत ने सोमवार को अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस है। डीआरडीओ ने ओडिशा में बालासोर के अबुल कलाम आइलैंड से इस मिसाइल का परीक्षण किया। अग्नि 4 में सटीक निशाना साधने के लिए खास उपकरण लगे हैं। इसके लिए अग्नि 4 में रिंग लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी RINS लगा है। ये मिसाइल 1000 टन तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ठोस ईंधन से चलने वाली अग्नि 4 में 2 इंजन हैं। इसकी लंबाई 20 मीटर और वजन 17 टन है। इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। सतह से सतह तक मार करने वाली अग्नि 4 मिसाइल में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर लगे हैं। यह अग्नि 4 का 6वां परीक्षण था।
पहला परीक्षण 15 नवंबर 2011 को हुआ था। गौरतलब है कि डीआरडीओ ने एक हफ्ते पहले ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। अग्नि 1, 2 और 3 और पृथ्वी मिसाइल पहले से ही सेना के युद्धक बेड़े में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।